नमस्कार दोस्तों मैं नितेश कुमार मुदगल आप सभी का अपने YouTube चैनल कैरियर मेकिंग इंस्टीट्यूट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज आप सभी के लिए एक नई क्लास लेकर आया हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम जो कक्षा 10 की विज्ञान है उसको पढ़ रहे हैं, उसमें हमने जो बायोलॉजी वाला पार्ट है उसके कुछ चैप्टर हमने देखे हैं। आज आप सभी के लिए एक नया सेगमेंट, एक नया चैप्टर लेकर आया हूं जो कि आपके 10वीं की जो विज्ञान है उसका फिजिक्स वाला पोर्शन है, भौतिक विज्ञान वाला पोर्शन है, उसको आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो उसमें क्या क्या होगा, किस तरीके से होगा, ये सब हम बात करेंगे बिल्कुल आसान भाषा में। सबसे पहले सिर्फ आपको इतना करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि जो भी नई वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको जो वीडियो है वो कैसी लगती है, ये क्लास कैसी लगती है, सब कुछ हमें बताएं। तो चलिए समय ना गवाते हुए सबसे पहले शुरू करते हैं। जो हमारा चैप्टर आज वो है विद्युत धारा। क्या है हमारा चैप्टर? विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा। देखिए हर एक चीज को हम उस तरीके से पढ़ेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो, दूसरी बात आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए। ज्यादा डीप नहीं जाना है और ज्यादा सरफेसली भी नहीं रहना है, एक ठीक ठाक जो आपके हिसाब से बहुत बेटर रहेगा और आपको समझ में भी आए और आप परीक्षा में बहुत अच्छा लिख सकें उसे। सबसे पहले जब हम विद्युत धारा की बात करते हैं, विद्युत धारा की जब हम बात करते हैं तो ये क्या है, इसे समझना जरूरी है। क्योंकि आप ये नहीं कह सकते हो कि जो हमारे घर पे करंट आ रहा है यही विद्युत धारा है, ये कोई बात नहीं है। विज्ञान की भाषा में इसे किस प्रकार से परिभाषित किया जाएगा सबसे पहले उसे देखा जाना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम इसकी परिभाषा की बात कर लेते हैं, विद्युत धारा क्या होती है, तो एक शब्द आपको हमेशा मिलेगा, क्या मिलेगा कि आवेश प्रवाह की दर। क्या होता है? आवेश प्रवाह की दर ही क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती है। अब ये लिखा हुआ तो है, आप याद भी रख सकते हैं, लेकिन समझो, आपको समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि याद किया हुआ भूला जा सकता है, लेकिन जो आपने आत्मसात कर लिया, जो समझ लिया, उसे आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे। तो देखिए सिंपल लैंग्वेज है कि आवेश प्रवाह की दर ही क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती है। ध्यान से समझना, जैसे हम बात करते हैं, जैसे कभी कोई अणुओं की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि जो उच्च सांद्रता है वहां से निम्न सांद्रताओं की ओर हमेशा अणुओं की गति होती है। ऐसा आपने खूब सुना होगा। जैसे हम दाब की अगर बात करते हैं, जैसे वायु दाब है कि जहां पर उच्च वायु दाब है वहां से निम्न वायु दाब की ओर गति होती है। किसकी? जो हवा आएगी हमारी वो इस तरीके से गति करती है। वो सेम फैक्टर यहां भी काम करता है कि जो आवेश होता है वो हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करता है, हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करता है। और इसी तरीके से अगर हम आवेश प्रवाह की दर को देखें, आवेश प्रवाह की दर को समझने की कोशिश करें तो जैसे मानते हैं कि एक ये बिंदु है और ये एक परिपथ है, ये मानो ना, आप बिंदु को छोड़ो, आप एक परिपथ को लेते हैं, ए है ये बिंदु, बी है, इस तरीके से देखते हैं। अब देखें कि इधर से यूं इस तरीके से हम देख रहे हैं कि अगर चलो कोई दिशा भी नहीं देते हैं इसे, हम सिर्फ इस बिंदु की बात करते हैं, इस एक बिंदु से आवेश कितना गुजर रहा है। तो जब किसी निश्चित बिंदु से, अब इसकी परिभाषा को कैसे लिखेंगे हम कि किसी निश्चित बिंदु से एक इकाई समय में, एक निश्चित समय में, इकाई समय का मतलब क्या हुआ? एक निश्चित समय में जो गुजरने वाले आवेश की मात्रा है वही क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती है। तीन बातें हैं, तीनों आपको याद रखनी है। क्या क्या? सबसे पहले एक निश्चित बिंदु, दूसरी बात क्या है? इकाई समय से गुजरने वाले आवेश की मात्रा,
मात्रा। ये 3 बातें ही याद रखनी है आपको, ज्यादा नहीं देखना है, सिर्फ 3 बातें याद रखनी है। क्या? कि किसी भी एक निश्चित बिंदु से एक इकाई समय में गुजरने वाले आवेश की मात्रा ही क्या कहलाती है? आपकी विद्युत धारा कहलाती है। अगर मैं इसे मैथमेटिकल रूप में लिखूं तो विद्युत धारा को हम I से लिखते हैं, ये आपको सभी को पता है। I बराबर इकाई समय में गुजरने वाले आवेश की मात्रा, और जो आवेश है, आवेश को हमेशा किससे लिखते हैं? Q से लिखते हैं। Q क्यों लिखते हैं वो भी बताऊंगा आगे। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं इसको? Q अपॉन T, Q बटे T। तो इसको मैथमेटिकल रूप में अगर हम देखें तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? ये क्या हुआ आपका? विद्युत धारा क्या हो गया? इकाई समय में गुजरने वाले आवेश की मात्रा या आवेश की दर क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती है। Q अपॉन T। आपको इसको याद नहीं रखना है, सिर्फ समझना है कि मैंने ये क्यों लिखा है। लिखने का एक कारण होगा ना, आपको सिर्फ ये देखना है क्यों लिखा गया है। क्योंकि आवेश गुजर रहा है और एक इकाई समय में गुजर रहा है, तो Q बटे T, इन दोनों का अनुपात ही क्या कहलाता है? विद्युत धारा कहलाता है। तो सिंपल सी डेफिनेशन हो गई कि इकाई समय में किसी निश्चित बिंदु से गुजरने वाले आवेश की मात्रा ही क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती है। अब इसके अंदर आपको कुछ ऐसा रटने वाला लगा नहीं लगा होगा, मेरे हिसाब से नहीं लगा होगा, क्योंकि सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाया गया है। परिभाषा है वो आपको याद हो जाएगी, ठीक है। आप सिर्फ एक बार इन 3 शब्दों को देखेंगे तो आपको सब पता लग जाएगा। अब देखिए दूसरी बात, कुछ बातें और इसके बारे में, जैसे कि विद्युत धारा का प्रवाह हमेशा इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में होता है। ध्यान से समझना इसे। इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में होता है, यानी जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन गति करते हैं विद्युत धारा उसके जस्ट विपरीत दिशा में गति करती है। यानी अगर इलेक्ट्रॉन है वो कहां से, अगर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गति कर रहे हैं तो विद्युत धारा हमेशा इधर से इधर गति करेगी। ये चीज आपको पता होना चाहिए। क्या? विद्युत धारा हमेशा अपने इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में गति करती है, यानी विद्युत धारा का जो प्रवाह है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत दिशा में होता है। ये इसके बहुत अच्छे वाले पॉइंट हो गए। यहां तक समझ में आया है आपको? अब अगर हम इसके मात्रक की बात कर लेते हैं, विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा, क्योंकि हम आगे जाके इनके जब जो न्यूमेरिकल होंगे, इसके जो सवाल होंगे उसे जब हम हल करेंगे तब हमें काम आएगा इसका मात्रक। तो विद्युत धारा के अगर मैं मात्रक की बात करता हूं, देखिए मात्रक किस प्रकार से देखेंगे हम, एक एक पॉइंट को सिर्फ आपको समझना है, ठीक है। और समझने के बाद में आपको जो अपनी बुक है उसमें से जाकर पढ़ना है, ताकि वो आपके रिपीट हो जाएगा। देखिए मैंने अभी लिखा था I बराबर Q अपॉन T, लिखा था या नहीं लिखा था। I का मतलब क्या है? यहां पर विद्युत धारा है। विद्युत धारा बराबर Q का मतलब क्या है? यहां पर आवेश, आवेश होता है, बटे ये क्या है आपका? समय। इकाई समय में जो गुजरने वाले किसी एक निश्चित बिंदु से गुजरने वाले आवेश की मात्रा ही क्या कहला रही है? विद्युत धारा कहला रही है। तो विद्युत धारा का अगर हम मात्रक की बात करते हैं क्या होगा, तो आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम होता है। और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। क्या होता है? सेकंड होता है। यानी अभी तक आपके पास मात्रक क्या आया? कूलाम बटे सेकंड आ गया। और इसी को एक नाम दिया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? एम्पियर कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्पियर कहते हैं। यानी विद्युत धारा का जो मात्रक है वो क्या हो गया आपके सामने? एम्पियर आ गया। अब एम्पियर तो है ही, एम्पियर के साथ में आप इसे और क्या लिख सकते हैं? आप इसे लिख सकते हैं कूलाम बटे सेकंड, एक चीज। दूसरा आप इसे क्या लिख सकते हैं? आप इसे लिख सकते हैं कूलाम इंटू
सेकेंड माइनस 1, इस तरीके से इनवर्स में भी लिख सकते हैं। कूलाम बटे सेकंड सही है, कूलाम सेकंड इनवर्स ये भी सही है, और एम्पियर ये भी सही है। आपको इसको 3 तरीके से लिखा जा सकता है। इसके मात्रा को, विद्युत धारा के मात्रा को आप 3 प्रकार से लिख सकते हैं। सबसे पहले विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, याद हुआ। विद्युत धारा के अगर मात्रक एम्पियर ना दे, अगर कभी ऑप्शन में ऐसा कुछ आता है, छोटे प्रश्न में आ जाए या पूछ ले, या जब आप इसका पूरा बड़ा लिख रहे हो और अगर आप ये तीनों बातें लिखते हैं तो आपको एक्स्ट्रा नंबर दिए जाते हैं। इस चीज के लिए नंबर कटता नहीं है आपका। तो एम्पियर या कूलाम बटे सेकंड या कूलाम सेकंड इनवर्स, इस तरीके से तो विद्युत धारा का मात्रक क्या हो जाता है आपके सामने, कूलाम इनवर्स हो जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं, जैसा कि आपकी बुक में दिया हुआ है कि विद्युत धारा के मात्रक के बाद में 1 कूलाम आवेश में, ध्यान से समझना, आपकी बुक में दे रखा है कि 1 कूलाम आवेश में, 1 कूलाम आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, उसे हमें ज्ञात करना है। किस तरीके से, तो हम देखते हैं यहां पर, यह आपने नोट कर लिया, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, स्क्रीनशॉट हो गया आपका। तो अब हम बात करते हैं किसके बारे में, कि 1 कूलाम आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कितनी संख्या होती है, इसे देखते हैं एक बार किस तरीके से आपको ज्ञात करना होगा। देखिए मैं बात कर रहा हूं किसकी, 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। देखिए अगर मैं I बराबर Q अपॉन T, यह हम देखते आ रहे हैं। विद्युत धारा का मतलब क्या हो गया, इकाई समय में किसी बिंदु से गुजरने वाले आवेश की मात्रा। Q बराबर क्या होता है, आवेश होता है, आपको पता है। तो हम Q को क्या लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से समझना, इसे आपको कुछ भी रटने की आवश्यकता नहीं है। मैंने बोला था कि आवेश है, आवेश क्या होगा, अगर मान लें ये कोई एक बिंदु है, एक कोई चालक है, चालक पे हमने कोई एक बिंदु मान लिया ए, क्लियर है। इस एक बिंदु पर से जितने इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं, ठीक है, उसमें उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या और हर एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश, यानी अगर मैं ये मान के चलूं, ध्यान से समझना, आपसे पूछा जाए कि मान लीजिए एक गेट है, उस गेट में से 10 लोग गुजर रहे हैं, ठीक है, तो 10 लोग गुजर रहे हैं और मैं टोटल आपसे पूछूं कि कितना वजन उसमें से गुजर चुका है, कितना वजन गुजर चुका है, तो हर एक व्यक्ति के अगर वजन को अपन जोड़ दें, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे उसको कि साहब इसके अंदर से इतना वजन यहां से पास हो चुका है। अगर हम एग्जांपल दे रहा हूं आपको कि अगर 10 लोग थे और हर व्यक्ति में 100 किलो वजन था, नॉर्मली नहीं होता एग्जांपल, तो टोटल कितना वजन गुजर चुका है वहां से, 1000 केजी गुजरा या नहीं, यही तो समझा रहे हैं हम। तो मैं क्या कह रहा हूं कि आवेश की बात करता है तो किसी बिंदु से जितने इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं और उन इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश उपस्थित है, हम अगर इनको मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल आवेश के मान आएगा या नहीं। यानी इस Q का मतलब आवेश, अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या और उन पर उपस्थित आवेश को अगर मैं गुणा कर देता हूं तो इसका मतलब ये बनता है या नहीं। याद मत करो, समझो इसे, रटो मत, इसे समझने की कोशिश करो कि अगर किसी एक बिंदु से, इस जगह से अगर मैं इधर की तरफ यूं लेकर जा रहा हूं, ठीक, और एक बार मैं गया, 2 बार गया, 3 बार गया, 4 बार, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बार गया हूं अगर मैं इधर, अगर मैं इन 10 को एक साथ जोड़ दूं तो टोटल नंबर आएगा या नहीं, आएगा ना। तो इसी प्रकार से अगर यहां से इस पर जितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और हर इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश को उनकी संख्या से अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो टोटल आवेश आएगा या नहीं, बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा। तो इसी प्रकार से अगर
कूलाम या आवेश निकालना है किसी बिंदु पर, ठीक है, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, Ne नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू E का मतलब है उस पर उपस्थित आवेश, यानी मैं क्या लिख सकता हूं, I बराबर Ne अपॉन T भी लिख सकता हूं। अगर आपको कहीं पर यह भी दिखता है तो यह भी क्या है, सही है। लेकिन अब हमें इसकी बात नहीं करनी है, हम किसकी बात कर रहे हैं, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। यानी इधर देखें ध्यान से कि Q बराबर Ne टोटल आवेश, Q का मान कितना दे रखा है आपको, यहां पर एक कूलाम दे रखा है ना, एक बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने अपन को, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है, तो n सेम, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, ये आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा, कक्षा 9 में भी पढ़ा होगा आपने कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 10 की पावर -19 कूलाम आवेश होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है, यानी 1.6 × 10 की पावर -19 ये लिख सकते हैं E की जगह, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश है उसे अगर मैं उसकी संख्या से गुणा कर देता हूं तो टोटल आवेश आ जाता है। समझ में आ रहा है? चलो अब इस n को ही तो ज्ञात करना है, तो n को अगर मैं इधर लेकर आता हूं, n को मैं इधर ले लेता हूं, तो मैं ये करता हूं n बराबर 1/1.6 × 10⁻⁻19 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, क्लियर है। चलो आगे फिर सोल्व करते हैं। n बराबर इस 10 की पावर -19 को जब मैं यहां से ऊपर लेकर जाता हूं, इसको पलट देते हैं, तो जो ये माइनस का है ये क्या हो जाएगा, प्लस होगा या नहीं, तो 10 की पावर 19/1.6। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है दिक्कत? चलो आगे चलते हैं। तो n बराबर क्या हो जाएगा, अगर मैं इसे टुकड़े कर दूं, भाई 10 की पावर 19 का मतलब क्या है, 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10, ऐसे 19 बार, इसका मतलब यही तो है। तो अगर मैं ऐसा करता हूं कि एक 10 को इधर लिया और 10 की पावर 18 कर दिया, कोई दिक्कत है आपको यहां तक? कर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। और बटे में क्या लगाया, 1.6। ये इसीलिए किया गया क्योंकि 1.6 का भाग भी तो देना है, तो एक ऐसी संख्या अपन ने बाहर कर ली जहां पर इसका भाग आसानी से दिया जा सकता है। तो इसका जब हम इसमें भाग देते हैं तो उससे हमारे को एक संख्या प्राप्त होती है, वो क्या होगी, 6.25 × 10 की पावर 18। तो n का मान कितना आया, 6.25 × 10 की पावर 18। क्या क्या इससे साबित हुआ, क्यों हमने इसे निकाला, उसके बारे में सुने। अब एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, आपको पता लग गई, इतने इलेक्ट्रॉन। यानी किसी एक बिंदु से जब इतने इलेक्ट्रॉन गुजर जाते हैं, कितने, 6 × 25 × 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन जब गुजर जाते हैं, उस वक्त उस आवेश का मान कितना हो जाता है, एक कूलाम आवेश वहां से गुजर जाता है। कितना गुजर जाता है, एक कूलाम आवेश गुजर जाता है। और इसी तरीके से आपको क्या क्या पता लग गया है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, या इतने इलेक्ट्रॉन गुजरने के बाद में आवेश का मान कितना हो जाता है, एक कूलाम हो जाता है। ये समझ में आया आपको यहां तक? इसके अलावा एक छोटा सा पॉइंट और है जिसको आप कई बार पूछा जाता है कि जैसे हमने एम्पियर को देखा, विद्युत धारा के मात्रक को देखा कि उसे हम एम्पियर कहते हैं। तो जैसे हमने एम्पियर को देखा तो कई बार पेपर में 1 एम्पियर दे दिया जाता है कि 1 एम्पियर का मान ज्ञात कीजिए, मतलब 1 एम्पियर को परिभाषित कीजिए। एक तरीके से 1 एम्पियर को परिभाषित करने के लिए क्या किया जाएगा, ध्यान से समझना, I बराबर Q/T। 1 एम्पियर क्यों देखना है, तो I का मान कितना है, 1 आना चाहिए। किसी भी संख्या में जब उसका मान 1 आना चाहिए, सिंपल सी बात है, आपको दिमाग कितना लगाना है, कोई परिभाषा याद करने की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ इनके कॉन्सेप्ट को समझो। कॉन्सेप्ट क्या कहता है आपका कि भाई यहां पे एम्पियर इसका मात्रक है, एम्पियर इसका कूलाम है, इसका सेकंड है, यही तो है। तो अगर इसका मान मेरे को 1 करना है, इसका मतलब यहां पे जो कटेंगे ये अनुपात है, इनका अनुपात भी कितना होना चाहिए, 1 ही तो होना चाहिए।
सिंपल सी बात है। तो अगर मैं सेम संख्याओं को आपस में काटूं, जैसे मान लो मैं लिख दूं 2/2, अगर मैं काटता हूं कितना आता है 1। अगर मैं लिखूं 1/1 तो भी कितना आता है 1। ऐसा ही तो कहते हैं हम। तो इसकी परिभाषा बनाने के लिए हम क्या कह सकते हैं कि भाई हम अगर Q का मान भी कितना रख दें 1 और सेकंड का मान भी कितना रख दें 1, सेकंड भी कितनी 1, कूलाम भी कितना यहां पर 1, तो इनको जब हम अनुपात देखेंगे तो एम्पियर भी कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो सिंपल परिभाषा बनी कि किसी बिंदु से 1 सेकंड में, ध्यान से समझना, किसी बिंदु से 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश, कितना आवेश 1 कूलाम आवेश जब गुजरता है तो विद्युत धारा का मान कितना होता है 1 एम्पियर होता है। बहुत सिंपल है, आप ज्यादा उसको रटे नहीं, समझने की कोशिश करें कि अगर 1 सेकंड में किसी बिंदु से 1 कूलाम आवेश अगर निकल जाता है तो उस वक्त विद्युत धारा का मान कितना हो जाता है 1 एम्पियर हो जाता है। चलो दूसरी बात, 2 सेकंड में अगर किसी बिंदु से 2 कूलाम आवेश निकल जाता है तो भी विद्युत धारा का मान कितना हो जाता है 1 एम्पियर हो जाता है। कोई दिक्कत आई? समझ रहे हो? तो 1 सेकंड में किसी बिंदु से एक सेकंड में किसी बिंदु से 1 कूलाम आवेश निकलने पर विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होता है। तो यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए कूलाम यानी विद्युत धारा क्या है। ठीक, विद्युत धारा के बाद में हमने उसके आवेश की बात कर ली, उसके अलावा उसके मात्रक की बात कर ली और 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या है उसकी बात कर ली। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर बात करते हैं हम विभव और विभवांतर की। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है अब आपके विभव एवं विभवांतर, पोटेंशियल एवं पोटेंशियल डिफरेंस, विभव एवं विभवांतर। बहुत अच्छा टॉपिक है, ये भी बहुत छोटा सा टॉपिक है। जो भी कंफ्यूजन है वो यहीं खत्म करेंगे आपका, ताकि आप बेहतर समझ सकें और बहुत अच्छा समझ सकें और बहुत अच्छा लिख सकें। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले विभव की। विद्युत विभव, पोटेंशियल, विद्युत भी लगा लो, विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या विद्युत विभव, एक तो ये है और एक आएगा विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। एक एक को देखते हैं। इसकी अब बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया, जैसे सांद्रता के परिप्रेक्ष्य में बात कर लो, चाहे किसी अणु के परिप्रेक्ष्य में बात कर लो, तो उसी प्रकार से जो विभव के परिप्रेक्ष्य में जब हम बात करते हैं तो विभव में भी जो आवेश है उसका प्रवाह हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ होता है। धनावेश का जो प्रवाह होता है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। समझना, अगर हम दो आवेशित वस्तुओं को बिल्कुल पास पास रख देते हैं, समझना इसे, दो आवेशित वस्तुओं को पास पास रख देते हैं तो धनावेश हमेशा, कौन सा आवेश, धनावेश, पॉजिटिव जो आवेश है वो हमेशा कहां पे, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करता है। यानी जिसका विभव ज्यादा है वहां से दूसरे विभव की ओर गति करता है। कौन, धनावेश हमेशा करता है। अगर उन दोनों के विभव का मान बराबर हो जाता है तो आवेश कहीं भी गति नहीं करता है, वो एक साम्य स्थिति आ जाती है। बहुत नॉर्मल सी बातें हैं ये, इसके अंदर कोई ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो हम विभव किसे कह रहे हैं, हम बार बार एक शब्द बोल रहे हैं, उच्च विभव, निम्न विभव, ये विभव, इलेक्ट्रिक विभव, लेकिन ये विभव है क्या? तो ध्यान से समझना, इस विभव को परिभाषित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, कार्य का, वर्क, W का। इस कार्य के माध्यम से विभव को परिभाषित किया जा सकता है। किस तरीके से, जैसे कि दो कोई बिंदु हैं, एक A बिंदु है, एक B बिंदु है, ध्यान से समझना। तो इसके बारे में क्या कहा जाता है विभव में कि किसी एकांक धनावेश को, किसी
एकांक धनावेश को, ध्यान से, एकांक धनावेश को किसी बिंदु तक लाने में, किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? उस बिंदु पर विभव कहलाता है, उस बिंदु पर विभव कहलाता है। क्या कहा है मैंने कहा है कि एकांक धनावेश को अनंत से, कहां से? अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। जैसे हमने उसको परिभाषित किया था विद्युत धारा को, वैसे ही इसमें भी कुछ शब्द छाटे। कैसे? क्या क्या? एकांक धनावेश को, पहली बात, कहां से? अनंत से। कहां लाने में? किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। कि अगर किसी एकांक धनावेश को कहीं से पकड़कर अनंत से और किसी एक बिंदु तक ला रहे हैं, तो जो कार्य हम कर रहे हैं उसी कार्य को हम क्या कहेंगे? विद्युत विभव कहते हैं। समझ में आया? सिंपल सी परिभाषा है कि एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। अब इसी के प्रकार क्या है इसका? विभवांतर। क्या है? विभवांतर। ध्यान से समझो, विभवांतर क्या कहता है? जैसा आप देख रहे हो कि विभव में क्या हो रहा है? अंतर हो रहा है। विभव में अगर अंतर है तो वही क्या है? विभवांतर है। कि अगर हम दो बिंदु मानते हैं, देखते रहें इधर, कि दो बिंदु कोई माने हुए, यहां पर हमने किसको लिया है? अनंत को लिया है। किसी अनंत से, किसी अनिश्चित दूरी से, कहीं और से किसी आवेश को, धनावेश को कहां तक? किसी भी एक बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जा रहा है वो उस बिंदु का क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। लेकिन किसी एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया गया जो कार्य है वो उसके विभवांतर के समकक्ष होता है, विभवांतर के बराबर होता है। तो अगर मैं मानूं, ध्यान से देखना, अगर मैं इस पर विभव A मानता हूं, ठीक है, और इस पर मैं विभव B मानता हूं, ये तो अगर मैं इन दोनों की बात करता हूं कि इन दोनों के मध्य में विभव में जो अंतर है, तो वो क्या होगा कि यहां से और यहां तक किसी एकांक धनावेश को ले जाने में किया गया कार्य तो है, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं कि किया गया कार्य बटे आवेश। यही तो कह रहा हूं मैं कि विभवांतर क्या है? कि किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया गया है उसे ही तो मैं क्या कह रहा हूं? विभवांतर कह रहा हूं। तो यही परिभाषा बन गई इसकी। और किए गए कार्य को हम किससे लिख सकते हैं? W से। कार्य को हम W से लिख रहे हैं आपके सामने, और आवेश को अब से पहले क्या लिखते आ रहे हैं? Q लिखते आ रहे हैं। यही तो लिखते आ रहे हैं हम कि W बटे Q। तो हम क्या लिख सकते हैं कि VA माइनस VB बराबर W बटे Q। क्या हो गया? ये आपका विभवांतर हो गया। रटना नहीं है, समझना है। रटने से कुछ नहीं होगा, समझें आप इसे, एक एक पॉइंट को समझें। मैंने क्या कहा है कि दो बिंदु दे रखे हैं, तो किसी एक बिंदु से किसी धनावेश को दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जा रहा है वही कार्य क्या कहला रहा है? विभवांतर कहला रहा है। सेम वही लाइन मैंने यहां लिखी है और उसी को हमने मैथमेटिकल रूप में लिख दिया थोड़ा सा, ठीक है। इसकी एक इक्वेशन बना दी कि VA माइनस VB इज इक्वल टू W अपॉन Q। ये आपके सामने आ गया कि ये इनका विभवांतर किसके बराबर है कि किसी आवेश को किसी इस बिंदु से यहां तक ले जाने में जो कार्य किया जा रहा है उसके बराबर है। अब अगर मैं इसके मात्रक की बात करता हूं तो मात्रक जैसे आप खुद भी जो आप लिख रहे हैं, अगर आप इसे नोट कर रहे हैं तो आप फटाफट खुद बचा सकते हैं कि इसका मात्रक क्या हो जाएगा। देखिए भाई, कार्य का जो मात्रक होता है, कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है, सभी को पता है कार्य का मात्रक जूल होता है। और Q
यानी कि इसका मात्रक, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है, आप सभी को पता है। तो जूल बटे कूलाम, और इसी को एक नाम दिया जाता है, वो क्या कहते हैं हम, वोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। विभवांतर का मात्रक क्या हो गया है आपके सामने, वोल्ट हो गया है। समझ में आ रहा है आपको कि विभवांतर क्या हुआ, W बटे Q, और अगर इसके मात्रक की हम बात करते हैं तो वो क्या हो जाता है, वोल्ट हो जाता है। समझ में आया। अब जब वोल्ट, एक तो यहां पर आ गया वोल्ट शब्द आया, एक इससे पहले हमने एम्पियर देखा था, विद्युत धारा का मात्रक देखा था, एम्पियर देखा था। तो इनके साथ ही आगे जाकर मैं आपको बताऊंगा कि एक तो उसको नापने के लिए कौन सा यंत्र चाहिए, उसके लिए एमीटर चाहिए होता है, इसके लिए वोल्ट मीटर चाहिए होता है। जो एमीटर होता है अगर हम उसकी बात करेंगे तो वो परिपथ में श्रेणी क्रम में लगता है हमेशा। वोल्ट मीटर है वो समांतर क्रम में लगता है। ये हम पढ़ेंगे जब प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ लेंगे, एमीटर का संयोजन पढ़ेंगे आगे जाकर आपकर, तब बताऊंगा आपको अच्छे से उसे। अभी के लिए आपको कितना याद रखना है, विद्युत धारा आपके समझ में आ गया, आवेश के बारे में आपको समझ में आ गया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना आपको आ गया, इसके अलावा विभव और विभव के साथ आपको विभवांतर, ये समझ में आ गया है। जैसा कि आपकी ही बुक में आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पहले तो इसका, फिर बताता हूं एक बात और। हाँ जी, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। नेक्स्ट बताता हूं, जैसा आपकी बुक में दे रखा है, एक न्यूमेरिकल है छोटा सा, जिससे आपको समझ में आएगा कि विभव और विभवांतर के अंदर किस प्रकार के सवाल आ सकते हैं। तो देखिए, बात करते हैं सबसे पहले, सवाल क्या दे रखा है, सवाल ये दे रखा है कि 10 वोल्ट के विभवांतर, ध्यान से, क्या दे रखा है कि विभवांतर तो कितना दे रखा है, 10 वोल्ट का दे रखा है, और इसके अलावा 10 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 3 कूलाम आवेश, विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच में 3 कूलाम आवेश है। तो किया गया कार्य कितना होगा, तो हमें क्या ज्ञात करना है, कार्य ज्ञात करना है। यही 3 चीजें, विभवांतर दे रखा है, आवेश दे रखा है, और कार्य ज्ञात करवा रहा है। तो अब से पहले जैसे हमने देखा, क्या देखा था कि VA माइनस VB इज इक्वल टू W/Q, यही तो देखा था। विभवांतर के लिए जो हमारे पास सूत्र था वो क्या था, यही तो था कि विभवांतर बराबर कार्य बटे आवेश, यही कह रहे हैं। चलिए इसे सोल्व करते हैं। तो विभवांतर कितना दे रखा है, 10 वोल्ट आपके सामने, मान यही रख लें सीधा सीधा, ठीक है, इसका मान 10, कार्य आपको ज्ञात करना है, तो कार्य की जगह W, क्योंकि हमें कार्य का पता नहीं है, और आवेश कितना दे रखा है, 3 कूलाम दे रखा है, तो कार्य का मान कितना हो जाएगा, इस जगह हम क्या करते हैं, हमेशा वज्र गुणा हो जाता है। तो जब W का मान आएगा तो ये इससे गुणा होगा, तो W बराबर कितना हो जाएगा, 30, और कार्य का मात्रक क्या होता है हमेशा, जूल। तो ये सवाल बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, सिंपल क्वेश्चन आते हैं, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल छोटे छोटे सवाल आते हैं। अगर आपका ये बेस सही है, आपको समझ में आ रहा है कि वो क्या कहना चाह रहा है, तो ये बिल्कुल आसान पड़ता है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट आएगा वो है ओम का नियम, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन इसी वीडियो में एक चीज और देख लें कि उस ओम के नियम को पढ़ने से पहले हमें परिपथ के बारे में एक जानकारी होनी चाहिए कि जो परिपथ हम बनाएंगे, विद्युत परिपथ जो हम बनाएंगे, उसके अंदर किस किस तरीके से कंपोनेंट्स काम आते हैं, क्योंकि आगे जाकर हर एक चीज को पूरा लिखना पॉसिबल नहीं होगा। जब हम विद्युत परिपथ बनाएंगे तो उसके कुछ चिन्ह होते हैं, तो उन चिन्हों को देखें। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इसे देखें एक बार ध्यान से कि क्या है इसके अंदर। सबसे पहले विद्युत बैटरी है, विद्युत बैटरी को किस प्रकार से लिखा जा रहा है, इसका प्रतीक आपके सामने बिल्कुल बना हुआ है। फिर है प्लग कुंजी या स्विच, जिसका जो प्रतीक है वो भी आपके सामने है। किस तरीके से इसे हम बताएंगे, खुली हुई कुंजी क्या है, बंद कुंजी क्या है, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर आता है प्रतिरोध है, परिवर्ती प्रतिरोध या धारा नियंत्रक, किस तरीके से उनके चिन्ह हैं, चिन्हों को आप देख सकते हैं।
फिर वोल्ट मीटर है, एमीटर है और विद्युत बल्ब है। तो इस तरीके से ये प्रतीक है, आपको दिख रहे हैं बिल्कुल, इन्हें याद रखें, ठीक है। तो ये सब हो गया है। आज हमने पढ़ा विद्युत धारा के बारे में, आवेश के बारे में, विभव और विभवांतर के बारे में। अगली क्लास में बात करते हैं हम ओम के नियम, प्रतिरोध, प्रतिरोधों के संयोजन के बारे में। तो आपको जो ये वीडियो कैसी लगती है वो जरूर बताएं, कमेंट करें हमारे को। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट में जरूर पूछें, हम उसे नेक्स्ट वीडियो में आपको दोबारा से बताएंगे। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं कर रखा है तो जरूर करें, अपने सभी दोस्तों तक इसे शेयर करें। घर पर रहें, पढ़ते रहें, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।